नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मेरे द्वारा रामबाण सीरीज या रोटी सीरीज आपके लिए शुरू की गई थी, जिसका मेरा एक ही मोटो है, जो कि MPPSC में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को आपको डिटेल में सॉल्व कराना, साथ साथ आपको बताना कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्या क्या फैक्ट यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उनका पूरा एनालिसिस के आधार पर आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको इस सीरीज को देखकर बहुत मज़ा आ रहा होगा। जो डेली डिसिप्लिन के साथ इस सीरीज को देख रहे हैं, यकीन मानिएगा उन्हें आपके उनके एग्ज़ाम में ज़रूर प्रॉफिट होने वाला है। लगभग 90 नंबर सीधे इसी सीरीज के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अभी एक दो दिन बाद मैं आपको हाल ही में MPPSC द्वारा आयोजित एक एग्ज़ाम को सॉल्व कराऊंगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ सर, जो आपने पढ़ाया था इस सीरीज में, जो आपने कवर कराया था, लगभग वहीं से हर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर पक्का हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 21 के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम हमारा सेशन को स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो भैया ये कहाँ से हैं? भोपाल जिले से हैं। ये मध्य भारत के नवे राष्ट्रपति थे और भोपाल के पहले मुख्यमंत्री भी कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। ये दोनों इफेक्ट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रहा किनारे बैठा आदमी किसकी रचना है? तो उज्जैन के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए शरद जोशी के द्वारा रहा किनारे बैठे आदमी कृति को लिखा गया था। ठीक है, दोनों प्रश्न आपको कंफर्म हो गए होंगे। जिसने आंसर दिया उसका धन्यवाद, जिसको आंसर नहीं आया वो भैया अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। तो आइए हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पहला है, हीड़ गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है? तो देखिए, हीड़ गायन मुख्य रूप से पहले मालवा वाले क्षेत्र में हुआ करती थी, परंतु इसका विस्तार लगातार होता जा रहा है और यह निमाड़ क्षेत्र में भी अब यह प्रथा प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर जो है मालवा और निमाड़ MPPSC द्वारा माना गया था। अब देखिए, पहले यह मालवा में मुख्य रूप से गायन की जाती थी। तो हम मालवा के प्रमुख गायन शैली की हम बात करते हैं कि मालवा में कौन कौन सी गायन शैलियाँ हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हीड़ गायन के बारे में। तो हीड़ गायन श्रवण मास के दौरान गाया जाता है, यानी जो अपना बारिश आती है, बारिश के महीने में यह गायन किए जाते हैं और यहाँ मुख्य रूप से देव नारायण भगवान के सम्मान में। और इस जो कथा होती है या गायन होता है उसमें कृषि का विवरण हमें देखने को मिलता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब मालवा के हम लोक गायन आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सभी क्षेत्र के हम लोक गायन को डिटेल में समझ लेंगे, परंतु आज हम मालवा के लोक गायन की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है भरथरी गायन, संजा गायन, निर्गुणी गायन, ठीक है, और तेजाजी गायन, और साथ में बरसाती वार्ता गायन। तो ये प्रमुख गायन है जो मालवा क्षेत्र में गाए जाते हैं। भरथरी की बात करते हैं तो भरथरी जो आप सभी को पता है कहाँ के, उज्जैन के राजा थे और उनकी पत्नी पिंगला के मध्य जो संवाद हुआ था उसके बारे में भरथरी गायन में गाया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा इसका गायन किया जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर देखिए संजा गायन, तो आप सभी को पता है मालवा की जो किशोरी होती हैं उनके द्वारा संजा गायन गाया जाता है। निर्गुणिया गायन या कबीर पंथी लोगों के द्वारा गाया जाता है और इसके एक बहुत फेमस गायक थे टिपानिया जी, प्रहलाद टिपानिया जी, आप सभी को पता होगा। वह किससे संबंधित थे? तो वह निर्गुणिया गायन से। तेजाजी के सम्मान में गाया जाता है। बरसाती वार्ता बरसात के समय में गाया जाता है, यह बात भी आपको याद रखनी है। तो ये मालवा के प्रमुख गायन थे, इन सभी को आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि भरथरी गायन में किसके द्वारा गाया जाता है, किस किस के संवाद के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों, आपने कभी इसका डेमो नहीं देखा हो कि मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखला, तो PSC बाय डीसी सर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला।
आप उसे ज़रूर देखिए, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये पहाड़ियों के समूह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसके पूर्वी वाले भाग को क्या कहा जाता है? मैकाल कहा जाता है। इसके मध्य वाले भाग को महादेव श्रेणी कहा जाता है और इसके पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? राज्य पीपला श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, राज्य पीपला श्रेणी के अंतर्गत बड़वानी, असीरगढ़, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। साथ में अखरानी या अरवानी की पहाड़ियाँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, यहाँ बड़वानी के पास हमें देखने को मिलती है अरवानी की पहाड़ी। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें बीजागढ़ की देखने को मिलती है। कहाँ पर? खरगोन और जो बड़वानी है उसकी सीमा पर बीजागढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। फिर बड़वानी में जाओगे तो आपको बड़वानी की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। और भैया असीरगढ़ जाओगे, कहाँ पर? बुरहानपुर में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो देखिए, बीजागढ़, बड़वानी और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? तो पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब देखिए, यहाँ पर मैकाल आप ख़त्म कर देते। ठीक है, यहाँ पर गोंडवाना की पहाड़ी ख़त्म कर देते क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ पर मैकाल आ रहा तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता, तो एक ही ऑप्शन बचता सी वाला, और आप उसे आसानी से टिक कर सकते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो देखिए भैया, 2019 की रिपोर्ट की बात कर रहा है। अब हमें 2019 की नहीं, हमें किसकी याद रखना है? 2021 की बात याद रखना है। तो देखिए, 2019 की हम बात करते तो मध्य प्रदेश में 25.13% वन क्षेत्र था। कितना था? 25.13% क्षेत्रफल था। परंतु 2019 से लेके 21 के मध्य 0.01 की क्या होती है? हमारे यहाँ वृद्धि होती है फॉरेस्ट क्षेत्र में, जिसके बाद मध्य प्रदेश का वर्तमान फॉरेस्ट क्षेत्र कितना है? 25.14% है। अब इसमें भैया 25.13 नहीं था, तो इनने राइट आंसर क्या माना? 25.14 माना। अब हम मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारे यहाँ क्या है? टोटल फॉरेस्ट एरिया है, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? 25.14% है। 2019 की अपेक्षा 2021 में जो वृद्धि हुई है वह कितनी हुई है? 0.01% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यह सभी बात मैंने आपको बताई थी। कभी भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें हमारे मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है, तो भैया 10.66% वन क्षेत्र है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है, यह पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र हैं, यानी 6 नदी तंत्र हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, कौन कौन से? तो सर, एक हमें मिलता है गंगा यमुना, यानी जो नदी गंगा यमुना में जाके मिलती है। दूसरा है नर्मदा, तीसरा है माही, चौथा है ताप्ती, पांचवा है महानदी और छठा है गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी मध्य प्रदेश की कुछ वहाँ नदियाँ हैं जो सीधे गोदावरी में जाके मिलती है, तो वह किसके अंतर्गत आती है? गोदावरी नदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ है गोदावरी नदी। हमारे यहाँ एक सिवनी से एक नदी निकलती है बेनगंगा, और बेनगंगा नदी जाकर कृष्ण में मिलती है, गोदावरी में मिलती है। तो क्या पूछा था? बेनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र किस नदी का, किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है। अब देखो, बेनगंगा नदी तंत्र की या बेनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बेनगंगा नदी आती है जो कि पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी की हम बात करते हैं तो एक छिंदवाड़ा से निकलती है कानन। कानन की एक सहायक नदी है पेंच। फिर बैतूल से एक नदी निकलती है बरधा, और बरधा नदी आके महाराष्ट्र में किस में मिलती है? बेनगंगा में। और इन दोनों संगम को क्या कहा जाता है? इन दोनों नदी के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। किस किस के? बरधा और बेनगंगा नदी के संगम को। MPPSC ने पूछा हुआ है। ठीक है, फिर देखो कितनी सारी नदी हमने पढ़ ली। अब देखिए, सिवनी नदी के ऊपर आपको संजय सरोवर बांध देखने को मिलेगा। इसकी एक सहायक नदी है बावनथड़ी।
बावनथड़ी के ऊपर आपको एक परियोजना देखने को मिलेगी राजीव सागर। पेंच नदी के ऊपर पारस डोहो डैम बना हुआ है, छिंदवाड़ा जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। तो देखिए कितने सारे फैक्ट, पारस डोहो सॉरी तोतला डोहो, कौन सा, तोतला डोहो डैम बना हुआ है किसके ऊपर, पेंच नदी के ऊपर। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने। मध्य प्रदेश में कुल कितने अपोवा तंत्र, 6। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, गंगा यमुना नदी तंत्र है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेनगंगा नदी की हमने कितनी सारी बात करी। बेनगंगा नदी को दीदी, बैया आदि नामों से जाना जाता है, आपको याद रखना है। तो किसका है, तो गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पर, उत्तरी पश्चिमी भाग पर वह बोल रहा है भैया। फिर दूसरा है, मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, ठीक है। तो सर उत्तर में आपने बताया था कि पानी कम गिरता है, और जहाँ पानी कम गिरता है वहाँ हमें कटीले वन देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से जब हम एमपी के ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। हमने एमपी की ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर दिया है। कभी आपको इसे देखना हो तो हमारा कोर्स परचेज़ कीजिए पीएससी बाय डीसी सर की एप्लीकेशन पर जाकर। आपको यूनिट 4 पूरी मिलने वाली है, क्योंकि पूरा उसमें पढ़ा दिया गया है और बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो पानी कम करने के कारण, तो हमारे यहाँ पानी सबसे कम कहाँ गिरता है, उत्तरी क्षेत्र में। तो वहाँ कैसे, कटीले वन, तो बिल्कुल सही बात है। अब मध्य प्रदेश में अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, पश्चिम और उत्तर वाला भाग। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि सर ये अर्ध शुष्क क्या होता है। तो भैया अर्ध शुष्क वह क्षेत्र होता है यहाँ पर पानी कम गिरता है, परंतु वह क्षेत्र रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता। क्या, या बोल दो वहाँ पर रेगिस्तान नहीं होता है, पर पानी क्या गिरता है, कम गिरता है। तो हाँ सर, पश्चिम उत्तर में हमारे यहाँ पानी कम गिरता है, बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र बनेगा, यानी यह भी सही है। यानी ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर यह हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलने से पहले एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कल एफएलटी नंबर 03 हुई थी, कभी आपने नहीं अभी तक लगाई है तो हमारी एप्लीकेशन पीएससी बाय डीसी सर को आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उस टेस्ट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। कभी आपको उसकी हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीएससी बाय डीसी सर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ साथ हमारी एप्लीकेशन से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज बहुत एनालिसिस के आधार पर बनाई जा रही है। डीसी सर जो कि सिलेक्टेड हैं उनके मार्गदर्शन में यह सीरीज बनाई जा रही है। तो ओनली 499 की आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 15 टॉपिक वाइज 20 एफएलटी, साथ साथ 14,000 प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं। तो आपको ज़रूर इसे ज्वाइन करना चाहिए। आपका अगला टेस्ट है टेस्ट नंबर 7, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, जो कि 14/12/2024 को होगा। तो आपको ज़रूर इसे देना है। कभी इस टेस्ट को आप देना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ हमारा जो कोर्स चल रहा है उसे भी ज्वाइन कीजिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का ऑनलाइन बैच है, लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं। आज से यूनिट 9 शुरू हुई है। कभी आपको पढ़ना हो अच्छे से सिलेक्शन के लिए तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो यह बात मैंने पहले भी बताई थी कि मध्य प्रदेश का जो अधिकतम क्षेत्र है वह अति तापीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब सर अति तापीय क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ पर गर्मियों के दिनों में 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक तापमान होता है, वह किसके अंतर्गत आता है, अति तापीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर, फिर आप जाएंगे तो पन्ना, बुंदेलखंड, रीवा वाले क्षेत्र में हमें गर्मियों के दिनों में 40 से लेकर 45 डिग्री तक तापमान हमें देखने को मिलता है। यानी मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र किस में आता है, अति तापीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब भैया मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तापांतर, सर्वाधिक तापांतर यानी ताप में अंतर, यानी सुबह शाम के ताप में अंतर सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है मार्च महीने में। सर्वाधिक गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है भैया मई के महीने में, यह भी याद रखना है। दूसरी गर्मी हमारे यहाँ कब आती है, तो दूसरी गर्मी हमारे यहाँ आती है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। सर्वाधिक गर्म स्थान गंजबासौदा था पहले, परंतु 2013 में इसको बदल दिया गया और अब कहाँ पर है, हमारा छतरपुर का नौगांव, यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अब यह बात भी आपको याद रखना है। अब दोनों ऑप्शन में से कुछ भी आता है,
आपको देख लेना है, गंजबासौदा पूछता है तो गंजबासौदा लगा देना, नौगांव आता है तो नौगांव लगा देना। तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है। तापांतर किसमें अधिक रहता है, सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है, दूसरी गर्मी कब आती है, मध्य प्रदेश का औसत तापमान की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वह 21 डिग्री सेल्सियस है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? तो देखो भैया, जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन की बात कर रहा है, यानी भूमि के अंदर वाले जो जल है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? तो मैंने जब मध्य प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था पढ़ाई थी उसमें बताया था कि मालवा के क्षेत्र में हमें सर्वाधिक कुएं एवं बोरवेल देखने को मिलते हैं। बोरवेल बोले तो भैया ट्यूबवेल, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल और कुएं हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो हमें मालवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो सर्वाधिक जो भूमिगत जल का उपयोग करते होंगे वह किस क्षेत्र के इंसान करते होंगे? तो सर वह मालवा क्षेत्र का ही इंसान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी वाला। अब देखो, सर्वाधिक कुएं द्वारा सिंचाई आप सभी को पता है मंदसौर जिले में होती है, और सर्वाधिक बोरवेल द्वारा सिंचाई किस में होती है? इंदौर जिले में होती है। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुरैना जिला में केलारत क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो देखो भैया, लोहा तो मिल नहीं सकता क्योंकि लोहा धारवाड़ की चट्टानों में मिलेगा, मैग्नीज भी धारवाड़ में मिलता है, सर बॉक्साइड भी हमें धारवाड़ में देखने को मिलता है। परंतु जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर हमें चूने के निक्षेप देखने को मिलते हैं। आप सभी को पता है कि रीवा पन्ना वाले क्षेत्र में, फिर हमारा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हमें थोड़ा बहुत क्या मिल जाता है? चूना पत्थर के निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है चूना पत्थर। कभी आप मैपिंग से भी जाते और मध्य प्रदेश की चट्टानों से भी जाते, जो हमने पढ़ा था, तो आपको आसानी से मालूम पड़ जाता है केलारत क्षेत्र किसके लिए? चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। और आप सभी को पता है मुरैना में चूना पत्थर मिला, तो चूना पत्थर की उपस्थिति के कारण 1922 में मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना कौन सा? तो बानमोर सीमेंट कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? तो मुरैना के बानमोर में लगाया गया था। किस द्वारा? एसीसी कंपनी द्वारा, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के द्वारा चूना पत्थर में उद्योग लगाया गया था, सीमेंट उद्योग लगाया गया था। चूना पत्थर की बात करते तो मध्य प्रदेश चूना पत्थर के उत्पादन में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। यह बात भी मैंने आपको बताई थी कि हमें हर तीसरे आदमी क्या लगा रहे हैं? चूना लगा रहे हैं। ठीक, तो ये सभी बातें आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। फिर मध्य प्रदेश का पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कितनी बार बताया पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र के बारे में कि पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र आप सभी को पता है, अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। कब? 1967 में शुरू हुआ। ये सभी मैंने बताई थी। 1312 मेगावाट इसकी क्षमता थी, परंतु वर्तमान में यह प्लांट चलता नहीं है। अब ताप विद्युत केंद्र के लिए पानी प्लस कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बैतूल जिले में है। तो बैतूल जिले के समीप ही हमें कौन सा? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैतूल। अब इसकी हम बात करते हैं कि पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र डी एच विलियम द्वारा खोजी गई थी। ये बात आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अंतर्गत शोभापुर कॉलोनी क्षेत्र, फिर उसके बाद काली माई और बगडोना, ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है किसके अंतर्गत? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सभी बात आपको याद रखना है। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र सारणी पड़ता है बैतूल में, उसके समीप स्थित है। तो आपको यह पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा उनके दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए कहाँ पर? बाणसागर परियोजना सर मुझे पता है कि सोन नदी पर बनी हुई है, यानी पहले का तीसरा ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ मैं। तो सर मेरे को तो सी ऑप्शन में दिख रहा है और उसके अलावा कहीं पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। बस ऐसे ही पेपर में आता है, आपको चारों मिलाने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको एक भी आता है ना तो आप ऐसे बस देख लीजिएगा कि यार कहाँ पर है और आप आसानी से लगा देंगे। बाणसागर सोन पे होगा, इंदिरा सागर आप सभी को पता है नर्मदा पे हो जाएगा। सम्राट अशोक यानी हलाली परियोजना की बात कर रहा है तो हलाली नदी पर हो जाएगी।
संजय सरोवर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कहाँ पर हो जाएगा, बेनगंगा पर। इससे सम्राट अशोक को हलाली परियोजना भी बोलते हैं, कहाँ पर है, विदिशा में है। फिर संजय सरोवर कहाँ पर है, तो सिवनी जिले में है। फिर उसके बाद सर बाणसागर कहाँ पर है, तो शहडोल में है। और इंदिरा सागर कहाँ पर है, तो सर खंडवा जिले में है। तो ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों देखिए रिपीटेशन कितना होता है। राजघाट परियोजना को हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि सर बेतवा नदी पर ललितपुर के निकट बनाई गई है राजघाट परियोजना, और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का इसका पानी हमें अशोकनगर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन आ जाता है राजघाट परियोजना कहाँ पर है, तो अशोकनगर में भी लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इस परियोजना का। यहाँ सर एक भांडेर नहर निकाली थी, जिससे आपने बताया था अशोकनगर दतिया ग्वालियर वाले क्षेत्र में सिंचाई होती है। अब ललितपुर कहाँ पर आता है, यूपी में। और यह नदी कहाँ से निकलती है, बेतवा मध्य प्रदेश से। तो किन किन की संयुक्त परियोजना हो जाएगी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। अब राजघाट परियोजना डैम बहुत बड़ा है, तो इसके आगे 3 बांध और बनाए गए हैं इस पानी को कंट्रोल करने के लिए, जिसके अंतर्गत एक आता है माता टीला बांध, एक आता है परीक्षा बांध, और एक आता है डुकवाना बांध। ये 3 ही बांध क्या है, इसकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं कि जब राजघाट परियोजना का डैम पूरा भरा जाएगा तो इसका पानी छोड़कर हम माता टीला बांध में रोक लेंगे, परीक्षा बांध में रोक लेंगे और आगे डुकवाना बांध में रोक लेंगे। ठीक है, तो यह सभी बातें आपको याद रखना है। 1971-72 में इसकी आधारशिला रखी गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। 1999 में यह परियोजना कंप्लीट हुई थी। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधानसभा की बात करी थी इसलिए यह प्रश्न लेके आया हूँ। तो इसका राइट आंसर है 15%। अब मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 31 मंत्री हैं भैया, याद रखना, जिसमें से 21 को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है, उसमें से 6 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है, और हमारे यहाँ 4 क्या हैं, राज्य मंत्री हैं। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो मुख्यमंत्री हैं हमारे मोहन यादव, वह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, आपको याद रखना है। फिर वित्त मंत्री कौन है हमारे यहाँ के, तो सर जगदीश जी देवड़ा है। खेल मंत्री कौन है, तो सर खेल मंत्री विश्वास सारंग है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए, तो आप सभी को पता है कि 25 वर्ष होना चाहिए। कभी आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था, तो भैया कितनी बार बताया गया है कि कौन सी में, तो सर 10वीं विधानसभा में हमारे यहाँ पेश किया गया था। कब, 29 दिसंबर 1993 के दिन। बघेल नाम के एक कृषि मंत्री थे, उनके द्वारा यह पेश किया गया था। यह विधानसभा से पास होता है 30 दिसंबर के दिन 1993 के दिन। फिर 24 जनवरी 1994 के दिन इसे राज्यपाल मंजूरी देते हैं, और 25 जनवरी 1995 से हमारे यहाँ क्या लागू हो जाती है, तो हमारे यहाँ सर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है 10वीं। ये सभी फैक्ट को आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था, कितनी बार पूछ लिया गया है, तो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था भैया 24 अक्टूबर 1972। अब राज्य योजना आयोग का गठन हुआ कब, 1972 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश चंद्र सेठी। क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो सर यह अध्यक्ष होता है पदेन मुख्यमंत्री। 2007 में इसका नाम बदलकर, पहले इसका नाम होता था राज्य योजना बोर्ड, ठीक है, 2007 में इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग किया गया। यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं। और नाम कब बदला था सर, तो नाम बदला था सर 21 सितंबर 2007 के दिन। ठीक है, वर्तमान हम बात करते हैं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष मोहन यादव जी हैं और उपाध्यक्ष इसके सचिन चतुर्वेदी हैं। तो ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं भैया, आपको याद रखना है, वापस से पूछा जा सकता है।
अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? तो भैया सभी जगह शक्कर उद्योग लगे हुए थे, परंतु अभी वर्तमान में बंद है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था वर्तमान में 26 शुगर मिल या शक्कर कारखाने चलते हैं। पहला शक्कर खाना 1934 में शक्कर का कारखाना जावरा रतलाम में लगाया गया था और उसका नाम क्या था? जावरा शुगर मिल। फिर उसके बाद हमारे यहाँ मंदसौर में जिबाजी राव शुगर मिल है। फिर मुरैना में केलारस शुगर मिल है। फिर सीहोर में भोपाल शुगर मिल है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक दो और मैंने आपको बताई थी, जैसे बरलई शुगर मिल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल इंदौर में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। 26 मिल है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिला शक्कर उद्योग के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक शक्कर उद्योग छोटे बड़े करके नरसिंहपुर जिले में लगे हुए हैं। पहला उद्योग 10 बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2019-21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 41.3। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार है। अभी छठा आएगा, उसके बाद हम अलग आंकड़े देख लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह किसका कथन है? तो भैया MPPSC आजकल कथनों पे भी काम कर रहा है। तो इस किसके द्वारा? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने यह बात बोली थी, तो आपको याद रखना है। और पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और भोपाल से इनका संबंध है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री रहे हैं और इनका संबंध महू इंदौर से था। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ भाई पंत। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल IT पार्क निम्न में से किस शहर में है? देखो भैया 4 से 5 बार रिपीट हो गया है। तो क्रिस्टल IT पार्क कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है, इसका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई थी? तो भैया हरदा जिले से यह प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? तो 2022 फरवरी 2022 में यह योजना शुरू की गई थी। हरदा का एक बारंगा नामक गांव है, वहां से उस समय के हमारे कृषि मंत्री जो थे पटेल जी, उनके द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गाँव को स्वच्छ बनाना, साथ साथ गाँवों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान कराना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितनी साइबर तहसील स्थापित की जाएंगी? तो यहाँ भैया डिलीट कर दिया गया था। साइबर तहसील क्या होती है? तो साइबर में मतलब कि जल्दी से जल्दी कार्य करने के लिए तहसीलों में एक साइबर विभाग की स्थापना की गई, जिसके तहत जैसे नामांतरण आपको कराना है, कभी ज़मीन एक दूसरे के नाम करानी, रजिस्ट्री करानी, तो साइबर तहसील में आसानी से हो जाती है। साइबर तहसील की जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना का शुरू किया गया था 2022 में किया गया था। कहाँ से? सीहोर और दतिया जिले से। फिर फरवरी 2024 में इसे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में शुरू कर दिया गया। लगभग 55 जिलों में वर्तमान में यह संचालित की जा रही है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पूछा जा सकता है। और साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये सभी इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी जानकारी किसी को नहीं मालूम रहती कितने स्थापित किए गए, पर PSC पूछ लेता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भैया कोरोना काल के बाद, कोरोना आया था, कोरोना के बाद मध्य भारत सरकार ने बोला कि 4 राज्यों में हम क्या लगाएंगे? मेडिकल डिवाइस पार्क लगाएंगे। और उन 4 राज्यों का नाम है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? विक्रमपुरी औद्योगिक केंद्र है। कहाँ पर? उज्जैन में। तो उज्जैन में मध्य प्रदेश का पहला डिवाइस पार्क खोला जाएगा। तो राइट आंसर है उज्जैन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब हम करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो कालिदास उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप सभी को पता है कालिदास कहाँ से संबंधित है? तो उज्जैन से है। तो वहाँ सम्मान समारोह भी कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? उज्जैन में। अब हम बात करते हैं कालिदास समारोह की। तो ये 2024 में हुआ है। वहाँ कौन सा 66वां संस्करण था और इसका उद्घाटन किया हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसने उद्घाटन किया पूछा जा सकता है। इस समारोह की शुरुआत 1958 में कालिदास अकादमी द्वारा की गई थी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मध्य प्रदेश की जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का कितना योगदान है और किस भाव पर पूछा है, तो प्रचलित भाव पर। तो भैया जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका 18.47% योगदान है मध्य प्रदेश की जीडीपी में। आपको याद रखना है, सेकेंडरी सेक्टर यानी उद्योगों की बात कर रहा है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। तो भैया अभी हाल सितंबर में भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए थे। उन आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। पहले कहाँ पर होता था, महाराष्ट्र राज्य में होता था, परंतु इस साल मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया था। इसके कारण मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट की संख्या भी दी गई थी। तो मध्य प्रदेश में भारत का 41.92% सोयाबीन उत्पादित होता है। ये सभी आंकड़े आपको याद रखने क्योंकि यूनिट नंबर 6 में यह सभी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। अब आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर देने हैं कि बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी, साथ में मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ साथ आपको बताना है आपको सेशन कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, डेली रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस। चलो तो मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।